प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। मेरा नाम है महेश शर्मा और अपन पढ़ रहे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। और इसमें आज पढ़ने वाले भू चुंबकत्व। वैसे भू चुंबकत्व का मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड कर दिया है, लेकिन वो कंप्लीट वीडियो नहीं है। तो अपन क्या कर रहे हैं, आज पूरा भू चुंबकत्व एक ही वीडियो में अपलोड करते हैं अपन, यानी बनाते हैं पूरा। तो स्टार्ट करते हैं भू चुंबकत्व। हेडिंग लगा लीजिए भू चुंबकत्व। भू चुंबकत्व, भू चुंबकत्व, भू मतलब भू चुंबकत्व मीन्स अर्थ मैग्नेटिज्म। भू चुंबकत्व मतलब क्या है कि पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है और पृथ्वी के चुंबकत्व को बोलते हैं भू चुंबकत्व। क्लियर? पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है और पृथ्वी के चुंबकत्व को क्या बोलते हैं? भू चुंबकत्व। आप वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखते हुए एट द एंड आपको पूरा भू चुंबकत्व समझ में आ जाएगा। मैं समझा भी रहा हूँ साथ में और साथ में आपको लिखूंगा भी। तो लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए भू चुंबकत्व। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। तो लिखिए, पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। पृथ्वी एक चुंबक की तरह, पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। पृथ्वी के चुंबकत्व को, पृथ्वी के चुंबकत्व को, पृथ्वी के चुंबकत्व को भू चुंबकत्व कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकत्व को भू चुंबकत्व कहते हैं। ये तो वैसी परिभाषा की बात। अब ये क्या मतलब अपने को पता कैसे चलता है? प्रूफ क्या अपने पास, क्या एविडेंस है, क्या प्रमाण है अपने पास कि पृथ्वी में चुंबक की तरह व्यवहार करती है? नेक्स्ट आप लगा लीजिए, पृथ्वी के चुंबकीय व्यवहार की पुष्टि। नेक्स्ट आप लगाओगे, पृथ्वी के चुंबकीय व्यवहार की पुष्टि। पृथ्वी के चुंबकीय व्यवहार की पुष्टि। वो क्या मतलब प्रूफ क्या है कि पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है? तो इसके अपने पास तीन प्रूफ है। पहला है, अगर मैं किसी भी बार मैग्नेट को, छड़ चुंबक को या दंड चुंबक बोल दीजिए, उसको फ्रीली स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे तो अपने आप को फिक्स निश्चित दिशा में अलाइन कर लेती है, संरेखित कर लेती है, एक निश्चित दिशा में ठहरती है और वो निश्चित दिशा होती है उत्तर दक्षिण। पहला प्रूफ कि किसी छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। उसको टॉर्क लगता है, कोई बल आघूर्ण लगता है तो उसको घुमा के उत्तर दक्षिण में ले आता है। तो पहला एविडेंस अपने पास यह है, प्रूफ अपने पास ये। दूसरा यह है, अगर हम किसी लोहे के टुकड़े को पृथ्वी में गाड़ दे तो उसमें कुछ समय पश्चात चुंबक के गुण आ जाते हैं, वो चुंबकत्व प्रदर्शित करने लगता है। यानी किसी लोहे के टुकड़े को पृथ्वी में गाड़ने पर उसमें चुंबक के गुण का आ जाना। दूसरा प्रूफ ये है अपने पास। तीसरा यह है, किसी बार मैग्नेट या किसी छड़ चुंबक की अगर अपन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे तो अपने कहीं कहीं पर उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट्स मिलते हैं। न्यूट्रल पॉइंट्स, उदासीन बिंदु का मतलब यह है कि वहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। मतलब उस बिंदु पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बराबर और विपरीत हो जाती है। तो वहां पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र वो 0 हो जाता है, मतलब वहां पर चुंबकीय सुई अविक्षेप की स्थिति में रहती है, वो कोई विक्षेप प्रदर्शित नहीं करती। तो तीन प्रूफ थे जो मैंने बोले, वही अपन लिखते हैं। पूरा आपका थ्योरेटिकल लेक्चर है, आपको पूरा समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आज बस यही करना है, लिखना है पूरा। तो लिखिए पहला प्रूफ, पृथ्वी के चुंबकीय व्यवहार की पुष्टि। तो इसमें पहला लिखिए, किसी छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। पहला क्लियर। दूसरा किसी लोहे के टुकड़े को,
किसी लोहे के टुकड़े को पृथ्वी में गाड़ने पर उसमें चुंबक के गुण का आ जाना, उसमें चुंबक के गुण का आ जाना, ये दूसरा प्रूफ है, प्रमाण है, जिससे हमें पता चल रहा है कि पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तीसरा है किसी छड़ चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, किसी छड़ चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने पर उदासीन बिंदुओं का प्राप्त होना। तो अपने पास 3 प्रूफ है जिनसे अपने को पता चलता है कि पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो एक बार आप पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए। वैसे आपको मैं समझा रहा हूँ तो आप मेरे साथ साथ ही नोट कर सकते हो। क्लियर? आगे चले, हो गया? चलिए नेक्स्ट, इसको रब कर देते हैं यहाँ से। अब वो क्या कारण है कि पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण क्या है? पृथ्वी का चुंबकत्व किस कारण से उत्पन्न होता है? तो आगे लिखते हैं अपन पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण, इसको रब कर देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है, आप लगा लीजिए पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण। पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण, कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। तो देखिए पृथ्वी, ऐसा शुरू में माना गया, प्राय में सोचा गया कि पृथ्वी के अंदर एक शक्तिशाली चुंबक गड़ा हुआ है जिससे पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है। लेकिन यह मानना गलत है, संभव नहीं है, ऐसा मानना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पृथ्वी के गर्भ का तापमान, अंदर का तापमान, कोर का, इसकी क्राउड का तापमान बहुत अधिक है और इतने हाई टेम्परेचर पर, इतने उच्च तापमान पर कोई पदार्थ चुंबक के गुण प्रदर्शित नहीं कर सकता। ठीक है, ये पहली बात संभव नहीं हो सकती। दूसरे, ऐसा सोचा गया कि इसके अंदर पृथ्वी के गर्भ में द्रवित अवस्था में आयन्स है, जो पृथ्वी द्रवित अवस्था में आयन्स है। मतलब क्या है? पृथ्वी के गर्भ का तापमान बहुत अधिक है और इसके अंदर फेरस और निकिल मुख्यतः है, तो मेल्ट हो गए, पिघल गए। क्या हो गए? पिघल गए, और वो पिघल कर मेल्ट होकर वो आयन्स में परिवर्तित हो गए, आयन्स में चेंज हो गए। अब पृथ्वी क्या करते हैं? घूर्णन एक्स से घूम रही है। अब पृथ्वी घूम रही है मतलब आयन्स घूम रहे हैं, आयन्स घूम रहा है मतलब आवेश घूम रहा है, आवेश घूम रहा है मतलब आवेश चल रहा है, यानी आवेश चल रहा है मतलब करंट बन रहा है, यानी धारावाही लूप बन गया। और आपको पता है, हमने चैप्टर 7 में पढ़ रखा है, एक धारावाही तार या धारावाही लूप एक चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। एक इसमें, इसके आगे से मान लीजिए करंट आई बह रहा है, इसके आसपास चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, इससे धारावाही लूप बन गया। यानी अपन ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं कि पृथ्वी का जो चुंबकत्व है वो चुंबक के कारण नहीं है, यानी इसमें चुंबक वाला चुंबकत्व नहीं, इसमें करंट वाला चुंबकत्व। कौन सा? करंट वाला। इसके 2 कोर्स थे, और जैसा ये बताया था दूसरा, वो एल्सिस ने बताया था। इसको अपन सबसे अधिक मान्य सिद्धांत, वैसे और भी थ्योरीज है लेकिन ये सबसे अधिक मान्य सिद्धांत है। वैसे एग्जैक्ट रीजन क्या है पृथ्वी के चुंबक का वो अभी तक ये किसी को रियल में पता नहीं है। आप चाहो तो इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, नोबेल प्राइज पा सकते हो, आपके पास स्कोप है। तो आगे लिखे, चलिए। तो पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण, तो पहला कारण कि क्या है कि प्रारंभ में माना गया इसके अंदर चुंबक गड़ा हुआ है, इसके अंदर क्या गड़ा हुआ है? चुंबक गड़ा हुआ। तो क्या करते हैं? इसका डायग्राम बनाते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं किसके? पृथ्वी के चुंबकत्व का। ये पृथ्वी है, इसके अंदर काल्पनिक चुंबक है, इमेजिनरी चुंबक मान लेते हैं, अंदर मैग्नेट मान लेते हैं। तो क्या करते हैं कि मान लेते हैं अपने पास ये अपनी पृथ्वी है, ये अपनी क्या है? पृथ्वी है, और इसके अंदर माने घूम रही है, जिसके अबाउट ये घूम रही है, इसको मैं बोल रहा हूँ घूर्णन एक्स। क्या बोल रहा हूँ इसको? ये घूर्णन एक्स, जिसके सापेक्ष से 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर रही है। और इसकी घूर्णन एक्स को, इसको स्पेशल नाम दे रखा है
इसको बोलते हैं भौगोलिक एक्स। क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल एक्स, भौगोलिक एक्स। क्लियर? और ऐसा माना गया कि इसके अंदर एक काल्पनिक चुंबक है। भाई चुंबक की तरह व्यवहार कर रहे हैं तो अंदर चुंबक होगा, तो उस चुंबक को अपने उस काल्पनिक चुंबक को अंदर बना लेते हैं कि मान लेते हैं ये पृथ्वी के अंदर एक चुंबक है, ये पृथ्वी के अंदर चुंबक है। क्लियर? इसको अपन बनाते नॉर्थ कौन सा साउथ कौन सा बनाते हैं। देखिए तो ये जो पृथ्वी जिस एक्स के सापेक्ष घूम रही है उसको हम क्या बोलेंगे? भौगोलिक एक्स। और एक भौगोलिक एक्स पृथ्वी सतह को जिन दो बिंदुओं पर काट रहा है उन्हें अपन बोलते हैं भौगोलिक ध्रुव। क्या बोलते हैं? भौगोलिक ध्रुव, ज्योग्राफिकल पोल। इसको मैं बोल रहा हूँ एनजी, मतलब नॉर्थ ज्योग्राफिकल पोल, पोल उत्तरी मतलब आपका उत्तरी भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। और इसको मैं बोल रहा हूँ एसजी, मतलब भौगोलिक दक्षिण ध्रुव, ज्योग्राफिकल साउथ। अब ऐसा मानते हैं कि जो अंदर चुंबक गड़ा हुआ है उस चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, उस चुंबक का दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर कहीं है, उस चुंबक का दक्षिणी ध्रुव जो आपका वास्तव में भौगोलिक उत्तर है उसकी ओर है, और उस चुंबक का उत्तरी ध्रुव जो आपका वास्तव में भौगोलिक दक्षिण है उसकी ओर। तो उल्टा मान लो नीचे, क्या मान लो नीचे? उल्टा, कि नॉर्थ की तरफ पृथ्वी के चुंबक का साउथ और साउथ की तरफ पृथ्वी के चुंबक का नॉर्थ। क्यों यहाँ पर? तो इसमें उल्टा बना रहा हूँ मैं। यहाँ लिख रहा हूँ साउथ पोल, यहाँ क्या लिख रहा हूँ? साउथ, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं नॉर्थ। साउथ को जो कहाँ बनाया? भौगोलिक उत्तर के पास बनाया। कहाँ बनाया? भौगोलिक उत्तर के पास एन, और इसको बना रहा हूँ भौगोलिक दक्षिण के पास। बुक में ऐसा लिखा है कि पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है, पृथ्वी के चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है, वो एक तरह से उत्तरी ध्रुव, चुंबक के उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है, और पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव चुंबक जो चुंबक है उसके दक्षिण ध्रुव की तरह क्या पृथ्वी क्या है? पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव चुंबक के दक्षिण ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। ऐसा ठीक है भाई। जो साउथ है वो जैसे नॉर्थ की तरह व्यवहार करता है, मतलब साउथ है वो नॉर्थ की तरह और नॉर्थ है वो साउथ की तरह करता है। कंफ्यूज मत होना, मैं ये बोल रहा हूँ कि पृथ्वी के चुंबक का जो दक्षिणी ध्रुव है वो चुंबक के उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। तो मैंने उसको क्या कर दिया? उत्तरी बना दिया। और पृथ्वी के चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है वो भौगोलिक दक्षिण की तरह व्यवहार करता है। सब बुक में लिखा हुआ, तो उसको मैंने दक्षिणी बना दिया यहाँ पे। यानी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, भौगोलिक उत्तर के पास मानना है चुंबक का साउथ, और भौगोलिक दक्षिण के पास मानना है पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव। क्लियर यहाँ तक? ये अपने काल्पनिक चुंबक बना लिया है। अब देखिए इसका जो ये काल्पनिक चुंबक है, इस चुंबक का जो एक्स है वो कहलाता है चुंबकीय एक्स। अभी मैं आपको सारी बातें लिखवा दूंगा, मैं एक बार समझा दूं सारी बातें, एक बार सारी बातें समझा दूं डायग्राम में, फिर सारी बातें जो कारण आपके दोनों वो लिखवा देंगे, दोनों आपको बता दिए, और ये सारी जो डेफिनेशन है वो सारी बातें मैं डायग्राम में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लियर? जिसके सापेक्ष से घूम रहा है वो भौगोलिक एक्स, गुणन एक्स बोलते हैं, पृथ्वी का गुणन एक्स भौगोलिक एक्स कहलाता है। भौगोलिक एक्स पृथ्वी सतह को जिन दो बिंदुओं पर काटता है उन्हें भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिण ध्रुव कहते हैं। और पृथ्वी के अंदर जो काल्पनिक चुंबक है, इस काल्पनिक चुंबक का जो एक्स है उसको कहते हैं चुंबकीय एक्स। इसको क्या बोलेंगे? इसको पृथ्वी का जो ये एक्स है, भाई चुंबकीय एक्स क्या होता है? पृथ्वी चुंबकीय एक्स क्या होता है? चुंबक के दोनों दोनों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को चुंबकीय एक्स कहते हैं। ऐसा अपने पढ़ लिया है। तो ये बनेगा चुंबकीय एक्स, इसको करेंगे अपन चुंबकीय एक्स। क्या बोलेंगे इसको? इस लाइन, ये जो लाइन है डॉटेड, इस लाइन को बोल रहे हैं अपन चुंबकीय एक्स बोल रहे हैं, चुंबकीय एक्स। क्लियर? और देखिए पृथ्वी जो चुंबक, पृथ्वी के चुंबक का चुंबकीय एक्स और इसका भौगोलिक एक्स संपाती नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से 11.3 डिग्री के कोण पर होते हैं। 11.3 डिग्री के, पृथ्वी का जो भौगोलिक एक्स है और इसका चुंबकीय एक्स है वो दोनों एक दूसरे के संपाती होकर 11.3 डिग्री के कोण पर है। क्लियर? अब यहाँ पे उनके लंबवत की बात और करते हैं। तो एक जो एक्स भौगोलिक एक्स के जो लंबवत एक्स होता है उसे बोलते हैं भौगोलिक निरक्ष। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भौगोलिक निरक्ष। अरे भाई वही चैप्टर फर्स्ट की बात करें, विद्युत द्विध्रुव का एक्स, तो ये एक्स लंबवत क्या होता है? निरक्ष। तो भौगोलिक एक्स के लंबवत क्या बना दिया? भौगोलिक निरक्ष बना दिया। यानी इसको मैं बोल रहा हूँ भौगोलिक निरक्ष। क्लियर? एक होता है चुंबकीय निरक्ष,
तो चुंबकीय निरक्ष होगा चुंबकीय एक्स के लंबवत, इसको बोलते हैं, इसको किसके लंबवत, इस चुंबकीय एक्स के जो लंबवत लाइन होगी, वैसे लंबवत वर्त बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं, लेकिन दिखा किससे रहे, लाइन से दिखा रहे हैं। किससे दिखा रहे हैं, लाइन से दिखा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे अपन चुंबकीय निरक्ष। क्या बोलेंगे, इस लाइन को बोलते हैं चुंबकीय निरक्ष, चुंबकीय निरक्ष। तो एक्स सारे क्लियर हो गए, चुंबकीय निरक्ष। चलिए वापस आते चुंबकीय एक्स पर। ये जो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव है और उत्तरी ध्रुव, इन चुंबकीय एक्स पृथ्वी सतह को जिन दो बिंदुओं पर काटता है उन्हें अपन क्या बोलते हैं, चुंबकीय ध्रुव बोलते हैं। उनमें से एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। और चुंबकीय एक्स जो लंबवत लाइन है, वैसे एक वर्त होता है, चुंबकीय यामत में वर्त है, लेकिन दिखाया किससे, इसको लाइन से, इसे बोलते हैं चुंबकीय निरक्ष, मैग्नेटिक इक्वेटोरियल। जो चुंबकीय एक्स के लंबवत है वो चुंबकीय निरक्ष है, भौगोलिक एक्स में लंबवत है वो भौगोलिक निरक्ष है। इतनी बातें क्लियर। अब देखिए जो पृथ्वी चुंबकीय निरक्ष है वो पृथ्वी को दो भागों में बांट रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं गोलार्ध। क्या बोलते हैं, गोलार्ध। इनमें एक होता है उत्तरी गोलार्ध, एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध वो होता है जिसमें पृथ्वी के चुंबक का दक्षिण ध्रुव है, उसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। और जिस गोलार्ध में पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव है उसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। उल्टा कर लो, यहाँ साउथ है ये बनेगा उत्तरी गोलार्ध, और यहाँ नॉर्थ है ये बनेगा दक्षिणी गोलार्ध। ये काम कौन कर रहा है, चुंबकीय निरक्ष इस पृथ्वी को दो भागों में बांट रहा है। अब जो मैंने सारी बातें बोली है उनको लिखना है। उसमें इसमें दो प्लेन और बच रहे हैं। एक होता है भौगोलिक यामोत्तर, ये क्या होता है, ये काम आएगा भी आगे, भूचुंबकत्व के अवयव के अंदर। एक होता है भौगोलिक यामोत्तर। क्या होता है भौगोलिक यामोत्तर, ये होता है इस भौगोलिक एक्स से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को, भौगोलिक, जैसे मान लो कोई तल है, ये कोई तल है, भौगोलिक एक्स से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को बोलते हैं भौगोलिक यामोत्तर। मतलब एक तल इस भौगोलिक एक्स से गुजर जाए और पास हो जाए और इसके लंबु ऐसे ऊर्ध्वाधर हो, ऐसे ऊर्ध्वाधर, इसे बोलते हैं भौगोलिक यामोत्तर। एक होता है चुंबकीय यामोत्तर, मैग्नेटिक मेरिडियन। ये क्या होता है, एक तल जो चुंबकीय एक्स से गुजरे, चुंबकीय और इससे ऊर्ध्वाधर, चुंबकीय एक्स से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को बोलते, ऐसा इसको बोलेंगे चुंबकीय यामोत्तर। ठीक है, यहाँ तक तो इतनी बातें क्लियर हो गई। ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो थोड़ी लिखने में कोई भी दिक्कत अपने को नहीं होने वाली है। तो पहले तो लिखते हैं पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण, जो दोनों कारण है वो कारण लिखते हैं, और फिर आप डायग्राम बनाने के बाद पोज करके सारी बात लिख लीजिए। लिख लो, डायग्राम बना लो। यह क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा उत्तरी गोलार्ध। क्या बनेगा, उत्तरी गोलार्ध। और ये क्या बन जाएगा आपका, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर। अभी डायग्राम में और दो चार बातें समझाएंगे, एक बार डायग्राम बना लो, उसमें दो थोड़ी बातें और समझानी पड़ेगी। तो कुछ थोड़ी सी बोलिए वो लिख लेते हैं एक बार। डायग्राम में भी एक दो बात और समझानी है। इसके जैसे चुंबक क्षेत्र की, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, नॉर्थ से साउथ है, साउथ से नॉर्थ, जो भी है सारी बातें और करनी है। चलो थोड़ी लिख लेना थोड़ी। चलिए आगे। तो पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण, पहला कारण क्या है कि शुरू में ऐसा कि प्रारंभ में माना गया कि पृथ्वी के अंदर एक शक्तिशाली चुंबक गड़ा हुआ है, लेकिन यह धारणा संभव नहीं है। क्योंकि पृथ्वी के गर्भ का तापमान बहुत अधिक है, यानी ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। दूसरा कोड में यहां लिखता हूं, यहां पे। ठीक है। दूसरा ऐसा माना गया, दूसरा क्या माना गया कि पृथ्वी के चुंबकत्व का सर्वमान्य सिद्धांत, सबसे ज्यादा जो मान्य सर्वमान्य सिद्धांत एल्सिस्ट का माना जाता है।
एल्सिस दिख रहा है यहाँ पे, एल्सिस का माना जाता है, माना जाता है। फिर आगे मैं लिख रहा हूं, इसके अनुसार, इसके अनुसार पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के गर्भ में, कोर में, इसके जो कोर है गर्भ अंदर का पार्ट, पृथ्वी के गर्भ में द्रवित अवस्था, द्रवित, द्रव लिक्विड फॉर्म में, द्रवित अवस्था में, द्रवित अवस्था में स्थित आयन, स्थित आयन पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक धारा का, पृथ्वी घूर्णन के कारण धारा का निर्माण करते हैं, धारा का निर्माण करते हैं, जो कि पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण है, जो कि पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण है। ये तो समझ में आता है कि भाई चलो आयन से घूम रहा है तो करंट बन रहा होगा, करंट बनने की वजह से उसका चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होगा। तो दूसरी बात समझ में आने वाली है, ये वाली बात समझ में नहीं आने वाली भाई इतने हाई पृथ्वी के, लेकिन ये जानना संभव है कि पृथ्वी के गर्भ का तापमान बहुत अधिक है और इसमें और इस तापमान पर, और इस उच्च तापमान पर, और इस उच्च तापमान पर कोई पदार्थ, और इस उच्च तापमान पर कोई पदार्थ चुंबक का गुण प्रदर्शित नहीं कर सकता, चुंबक का गुण प्रदर्शित नहीं कर सकता। देखते ना, अगर आप चुंबक को गर्म कर दो तो वो उसका चुंबक तो खत्म हो जाता है, प्रदर्शित नहीं कर सकता। तो ये दो बातें हो गई आपके चुंबकत्व के, पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण की। ठीक है, अब कुछ लिखते हैं परिभाषा। एक बार आप यहां तक पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, यहां तक आप पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे अपन बात करें। हो गया पॉज? ओके, रब कर दूं? चलिए, तो ये पहला कारण, ये दूसरा कारण, ये नहीं है, संभव नहीं है, ये वाला समझ में आता है। चलिए आगे बात करते हैं अपन कुछ परिभाषा इस तरह से। चुंबकीय भौगोलिक एक्स क्या है, चुंबकीय एक्स क्या है, चुंबकीय यामोत्तर क्या है, भौगोलिक यामोत्तर क्या है, चुंबकीय निरक्ष क्या है, भौगोलिक निरक्ष क्या है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव क्या है, भौगोलिक दक्षिण क्या है, भौगोलिक दक्षिण ध्रुव क्या है। ठीक है, सारी बातें अपन लिखते हैं। तो आगे लिखिए, पहला अपन बात करते हैं पृथ्वी का जो घूर्णन एक्स है। अब कुछ आप पॉइंट की तरह लिखना स्टार्ट कर दीजिए, पॉइंट। जैसे मान लो फर्स्ट पॉइंट ये है, जो पृथ्वी का घूर्णन एक्स है वो क्या कहलाता है, भौगोलिक एक्स। और इस पृथ्वी सतह को जिन दो बिंदुओं पर काटेगा उन्हें बोलते हैं भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिण ध्रुव। तो लिखिए आगे, पृथ्वी के घूर्णन एक्स को, पृथ्वी के घूर्णन एक्स को भौगोलिक एक्स कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन एक्स को भौगोलिक एक्स कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन एक्स को बोलते हैं भौगोलिक एक्स, और यह एक्स और भौगोलिक एक्स और भौगोलिक, पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा थ्योरेटिकल लेक्चर है। और भौगोलिक एक्स पृथ्वी सतह को, पृथ्वी सतह को जिन दो बिंदुओं पर, जिन, देखो एक बिंदु ये वाला और एक बिंदु ये वाला, पृथ्वी सतह को जिन दो बिंदुओं पर, जो जिन दो बिंदुओं पर काटता है, काटता है, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक, उन्हें बोलते हैं भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिण ध्रुव बोलते हैं। जिन दो बिंदुओं पर काटता है उन्हें भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, ब्रैकेट में इसको लिख रहा हूं मैं एनजी, ये वाला एनजी, व भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव एसजी कहते हैं। फिर यहां तक अब बात आती है भौगोलिक एक्स के लंबवत व भौगोलिक एक्स के लंबवत। आगे भौगोलिक या भौगोलिक निरक्ष क्या है, भौगोलिक एक्स के लंबवत क्या कहलाएगा, भौगोलिक निरक्ष। तो भौगोलिक एक्स के लंबवत रेखा को या भौगोलिक एक्स के
लंबवत एक्स को, भौगोलिक एक्स के लंबवत एक्स को क्या बोलेंगे? भौगोलिक निरक्ष कहते हैं, भौगोलिक निरक्ष कहते हैं। ठीक है यहाँ तक? चलिए, भौगोलिक निरक्ष आपका हो गया। उसके बाद करते हैं, एक होता है इसके अंदर भौगोलिक यामोत्तर, उसके बाद में यहाँ से लिख रहा हूँ, इस जगह से इधर लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ। भौगोलिक यामोत्तर क्या है? भौगोलिक एक्स से गुजरने वाला एक ऊर्ध्वाधर तल है, एक इमेजिनरी तल मान लीजिए, उसे बोलते हैं भौगोलिक यामोत्तर। इस एक्स, भौगोलिक एक्स से गुजरेगा और ऐसे वर्टिकल प्लेन है, प्लेन है, समतल है, ऊर्ध्वाधर तल, इसे बोलते हैं भौगोलिक यामोत्तर। देखिए आगे, भौगोलिक एक्स, भौगोलिक एक्स से गुजरने वाले, भौगोलिक एक्स से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को, ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यामोत्तर, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। ठीक है यहाँ तक? चलिए, अब आ जाते हैं चुंबकीय एक्स के ऊपर। तो ये क्या है? ये पृथ्वी के अंदर काल्पनिक चुंबक का जो एक्स है उसे क्या बोलते हैं? चुंबकीय एक्स। तो लिखिए आगे, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर स्थित, पृथ्वी के अंदर स्थित काल्पनिक चुंबक, काल्पनिक चुंबक के एक्स को, काल्पनिक चुंबक के एक्स को चुंबकीय एक्स कहते हैं, चुंबकीय एक्स या मैग्नेटिक एक्स कहते हैं। और चुंबकीय एक्स पृथ्वी सतह को जिन दो बिंदुओं पर काटता है उन्हें पृथ्वी के चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव कहते हैं। तो आगे लिखिए, इसी में चुंबकीय एक्स, चुंबकीय एक्स पृथ्वी सतह को, पृथ्वी सतह को जिन दो बिंदुओं पर, जिन दो बिंदुओं पर काटता है, जिन दो बिंदुओं पर काटता है उन्हें पृथ्वी के चुंबक, पृथ्वी के चुंबक के, पृथ्वी के चुंबक के उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ, नॉर्थ पोल, व दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव एस कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? कि चुंबकीय एक्स पृथ्वी सतह को जिन दो बिंदुओं पर काट रहा है उन्हें अपन पृथ्वी के चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव कहते हैं। और देखिए, पृथ्वी के चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव वो कहाँ है? भौगोलिक, पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहाँ है? एक तरह से भौगोलिक दक्षिण की ओर है, और पृथ्वी के चुंबक का दक्षिण ध्रुव कहीं ना कहीं भौगोलिक उत्तर की ओर है। ठीक है यहाँ तक? चलिए आगे बात करें, ध्रुव आपको हो गए। अब आ जाते हैं चुंबकीय एक्स की जो लंबवत लाइन है उसे अब क्या बोलते हैं? चुंबकीय निरक्ष। इसको बुक में लिखा है लंबवत वर्त, ऐसे ऐसे उन्होंने वर्त की बात की, ऐसे वर्त कि चुंबकीय एक्स के लंबवत वर्त को चुंबकीय निरक्ष बोलते। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वही बात यहाँ पे, चुंबकीय एक्स के जो लंबवत है ना उसे क्या बोलते हैं? चुंबकीय निरक्ष बोलते हैं। क्लियर? तो चलिए आगे लिखिए, चुंबकीय एक्स, मैं इसको गोल वर्त ही रहा हूँ लेकिन दिखा किसे रखा है? मैंने इसको लाइन से दिखा रखा था। तो लिखिए आगे, चुंबकीय एक्स के लंबवत वृत्त को, चुंबकीय एक्स के लंबवत वृत्त को चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं? चुंबकीय निरक्ष। यहाँ मैंने लिखा है चुंबकीय निरक्ष, दिखाई दे रहा है? चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। एक बार आप यहाँ तक पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बात करें। दिखाई दे रहा है? क्लियर? चलिए आगे, हो गया? तो चुंबकीय निरक्ष पर अपन आ गए। अब बात करते हैं चुंबकीय निरक्ष पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, लेकिन ये करना हो गया चुंबकीय यामोत्तर रह गया, उसको अपन लिख देते हैं पहले। डायग्राम में रखेंगे, अभी इसकी दिशा बनाएंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसलिए डायग्राम को मैंने नहीं किया है। इसमें दो बातें और समझानी है।
चलिए आगे बात करें। देखो एक तो इसमें चुंबकीय आमोत्तर, तो चुंबकीय आमोत्तर क्या है, वही जैसे भौगोलिक आमोत्तर का कि पृथ्वी के चुंबकीय एक्स से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को बोलते हैं चुंबकीय आमोत्तर। लिखिए पृथ्वी के चुंबकीय एक्स, पृथ्वी के चुंबकीय एक्स से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। इसके बाद क्लियर। चलो वापस आ जाते हैं किसके ऊपर, इस चुंबकीय निरक्ष के ऊपर। देखिए पृथ्वी का जो चुंबकीय निरक्ष है वो पृथ्वी को दो भागों में बांट रहा है। देखो ये लाइन, आधा भाग ऊपर आधा भाग नीचे, तो इन भागों को बोलते हैं गोलार्ध। क्या बोलते हैं, गोलार्ध। तो आगे लिखिए पृथ्वी का मतलब चुंबकीय निरक्ष पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करता है। प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं, प्रत्येक भाग को गोलार्ध कहते हैं। क्या बोलते हैं, गोलार्ध। अब उनमें से एक है उत्तरी गोलार्ध और एक है दक्षिणी गोलार्ध। तो इसको लिखते हैं आगे। देखिए आगे क्या देगा आपका कि जिस गोलार्ध में पृथ्वी के चुंबक का दक्षिण ध्रुव उत्तरी, उल्टा बोलते ना, पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तरी गोलार्ध और जिसमें पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव वो दक्षिणी गोलार्ध। तो जिस गोलार्ध में पृथ्वी के चुंबक का दक्षिणी ध्रुव स्थित है, उसे उत्तरी गोलार्ध। वह जिस गोलार्ध में पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव स्थित है, पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव स्थित है, उसे क्या बोलेंगे, उसे यहां लिखा है दक्षिणी, उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इतनी बात है क्लियर। अब देखो डायग्राम से लिखना कुछ नहीं करना है। आगे इसमें एक बात और रही है इसमें कि पृथ्वी का जो भौगोलिक अक्ष है या घूर्णन अक्ष है वो इसके चुंबकीय अक्ष के संपाती नहीं है। दोनों एक दूसरे से 11.3 डिग्री कोण पर जिसको तो आगे लिखिए पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष, पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष से, पृथ्वी के चुंबकीय लिखते हैं पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष के पृथ्वी के चुंबक के चुंबकीय अक्ष, पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष के संपाती नहीं है। संपाती में एक नहीं है, वो कुछ किसी कोण पर झुके और कोण 11.3 डिग्री के संपाती नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से 11.3 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, आई होप समझ में आपको आ रहा होगा। पूरा थ्योरेटिकल लेक्चर है, सारी बातें लिखनी है तो इसमें तो मैं भी क्या कर सकता हूँ, थ्योरी तो पढ़नी तो पड़ेगी। क्लियर। तो डायग्राम याद रखिए, डायग्राम जो दिमाग में बैठा है डायग्राम सब लिख दीजिए, करना क्या इसमें ज़्यादा तब भी नहीं है। दूसरे मतलब 11.3 कोण पर झुके हुए हैं। इतनी बात है क्लियर। चलिए अब हम बाहर जाते हैं कि जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा कितनी होगी, उसकी दिशा, जिसमें मेरे हिसाब से अभी तक अपने सारा कवर कर लिया।
अब आते हैं इसके, जो इस पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है इसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा किधर होगी। तो देखिए अपन जब इसके पास चुंबकीय सुई लेके आए तो मैंने देखा कि यहाँ पर पृथ्वी वो जो चुंबकीय आपका मैग्नेटिक कंपास चुंबकीय सुई, यहाँ पर इसका साउथ पोल होता है और यहाँ पे इसका नॉर्थ। मान इसको यहाँ लेके गए, मान थोड़ा सा यहाँ झुक गया, ये नॉर्थ, अब मैं नॉर्थ दिखा रहा हूँ, यहाँ लेके गए, एक बार आप यहाँ तक पॉज करके नोट कर लीजिए, एक बार यहाँ तक आप पॉज करके नोट कर लीजिए। क्लियर? यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भौगोलिक उत्तर की ओर पृथ्वी के चुंबक का मानना है दक्षिण ध्रुव, भौगोलिक दक्षिण की ओर पृथ्वी के चुंबक का मानना है उत्तरी ध्रुव। बुक में शायद यहाँ लिखा होगा NM मीन्स मैग्नेटिक नॉर्थ, पृथ्वी के चुंबक का मैग्नेटिक नॉर्थ। और फिर उन्होंने बोला कि पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव की तरह व्यवहार करता है, व्यवहार करता है, उसको मैं सीधा ही साउथ बोल दिया है। तो कंफ्यूज मत होना, बुक में यहाँ लिखा होगा शायद SM मीन्स मैग्नेटिक साउथ। और फिर उन्होंने बोला कि पृथ्वी के चुंबक का दक्षिण ध्रुव चुंबक के उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। तो मैंने उसको सीधा यहाँ पे नोट बना दिया, इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? उल्टा मान लेना अंदर। चलिए ओके, अब बनाते हैं अपन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चाहो तो आप अलग से डायग्राम बना लो, अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो अलग से डायग्राम बना देते हैं अपन। एक दूसरा डायग्राम और बना लेते हैं, मैं इसमें दिखा दूँ, इसमें दिखा देता हूँ ना, आप समझ जाओगे, नहीं तो आप उसको जो अब है उसको अलग कर लेना। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन रहता है तो मैं इसी डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? अगर आप नहीं इसमें ज़्यादा खचर पचर हो रहा है तो आप अलग से डायग्राम बना सकते हो। चलिए देखो भाई, चुंबकीय क्षेत्र के साथ ज्ञात करने में क्या करते हैं अपन, चुंबकीय सुई का यूज करते हैं। तो अपन यहाँ से अगर कंपास लेके आए तो हुआ क्या कि यहाँ पर जो चुंबकीय सुई थी वो ऊर्ध्वाधर होगी, और यहाँ पे सुई अपन ऐसी ले रहे हैं, यहाँ पर सुई ऐसी ले रहे हैं जो क्षैतिज तल में भी घूम सके और ऊर्ध्वाधर तल में भी घूम सके। समझ लीजिए आपका फैन ये है जो लटक रहा है छत के, ये केवल क्षैतिज में घूमता है। किसमें घूमता है? क्षैतिज में घूमता है। और जो आपका टेबल फैन है वो कैसे घूमता है? ऐसे में ऊर्ध्वाधर में घूमता है। वो किसमें घूमता है? ऊर्ध्वाधर। समझ आ गया? क्षैतिज ऊर्ध्वाधर। तो यहाँ पर एक ऐसी चुंबकीय सुई ले रहे हैं जो क्षैतिज में भी घूम सके और ऊर्ध्वाधर में भी घूम सके। तो जैसे हमने सुई ली तो सुई यहाँ पर तो बिल्कुल ऊर्ध्वाधर, यानी यहाँ उसका हो गया साउथ, यहाँ हो गया नॉर्थ। किसको अपन आगे में तो मान लो ऐसे घूम ली, अब मैं सिर्फ नॉर्थ दिखा रहा हूँ, यहाँ लाए ऐसे, यहाँ लाए ऐसे नॉर्थ, यहाँ लाए मान लो ऐसे, और इस जगह पर चुंबकीय एक्स पर वो सुई होगी क्षैतिज। क्या होगी? क्षैतिज। यहाँ उसका नॉर्थ और यहाँ उसका साउथ। और याद रखना चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के साथ होता है, मतलब चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है। क्लियर है की बात? तो यहाँ नॉर्थ, यहाँ ऐसे ऐसे, और यहाँ अपन आते गए ऐसे, तो यहाँ फिर से होगी ऊर्ध्वाधर, यानी यहाँ उसका आ गया नॉर्थ, यहाँ आ गया साउथ। तो अपन ने क्या देखा कि नॉर्थ में यहाँ से जो लाइन्स निकली और यहाँ जाके एंड हो गई। अब इसको मैं दिखा रहा हूँ ऐसे लाइन से कि जो है, इसको जो लाइन दिखा रहा हूँ मैं कि जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होती है, यानी यहाँ से यहाँ नॉर्थ से। भाई चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? उत्तरी ध्रुव से चुंबक के बाहर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, और चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। तो ऐसा फिर यहाँ भी सेम काम ऐसा हुआ, यहाँ लाए तो यहाँ पे निरक्ष कर सुई हो जाती है क्षैतिज। क्या हो जाती है? क्षैतिज एन, और यहाँ इसका रहेगा एन, यहाँ रहेगा एफ। तो यहाँ से लाइन कैसे आएगी? यहाँ से इसको ऐसे ला रहा हूँ, ऐसे ना, अब बना ऐसा रहा है ना, यहाँ लिखने में आसान रहेगा ना ऐसे, ठीक है? मतलब कुछ चलो ऐसे दिखा देते हैं, ये लो, ठीक है? ये हो गया इसकी दिशा, इधर यहाँ इधर, यहाँ इधर, यहाँ इधर, यहाँ इधर और यहाँ ऊपर। तो ध्यान से देखिए अपन, तो जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है वो कहाँ है? भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भौगोलिक दक्षिण से, ये रहा भौगोलिक, इसको मैं देखना, इसको देखिए ऐसे, भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर होती है। ये बात अपने को काम आएगी जब हम पढ़ेंगे न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु, उस टाइम ये बात अपने को काम आएगी। ये रीजन होता है
कि अपने को उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं, क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और अपना जो बाहर चुंबक है उसका चुंबकीय क्षेत्र कहीं न कहीं बराबर और विपरीत होंगे, वहीं तो चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। तो क्लियर। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां से कहां होती है? भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर होती है। और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर एक स्थान का अलग अलग होता है, हर एक स्थान का, हर एक जगह का अलग अलग होता है, और एक ही जगह का समय के साथ भी परिवर्तित होता है। तो ये दोनों बातें और लिखिए आप। इसके आगे लिखिए कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग स्थान का, प्रत्येक अलग चलिए अलग अलग स्थानों का, अलग अलग स्थानों का अलग अलग होता है, अलग अलग स्थानों का अलग अलग होता है। वह एक ही स्थान का, वह एक ही स्थान का समय के साथ भी, समय के साथ भी परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। चलिए फिर आगे लिखिए, पृथ्वी का जो है तो क्लियर, हर जगह का अलग अलग होगा और एक ही जगह का समय के साथ भी परिवर्तन होता है, लेकिन इतना जल्दी नहीं होता, बहुत टाइम लगता है, जब तक अपन मरेंगे तब तक नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपन। इसकी दिशा कहाँ होगी? तो दिशा होती है भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर। लिखिए आगे, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भौगोलिक दक्षिण से, भौगोलिक दक्षिण मतलब SG ज्योग्राफिकल साउथ से भौगोलिक उत्तर की ओर, भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक उत्तर मतलब आपने इसके लिखा NG की ओर होती है। बोलो यहां तक कोई डाउट? क्लियर। तो ये होगी पृथ्वी के चुंबकत्व की बातें। अब आगे बढ़ते हैं भू चुंबकत्व के अवयव। देखो यहाँ पे, चलो इसी डायग्राम से हम समझेंगे बाद में। भू चुंबकत्व के अवयव, भू यहाँ तक क्लियर है? तो एक बार आप यहाँ से दो बातें पॉज करके और नोट कर लीजिए। ओके, समझ आ रहा है? बोलो उसी कुछ, चलिए याद कर दे इसको। अब बात करते हैं अपन, आप नेक्स्ट थिंग लगा लीजिए भू चुंबकत्व के अवयव। मैं डायग्राम को साफ नहीं कर रहा हूँ, डायग्राम को रखूंगा, यही काम आएगा। ये थोड़ी बात इसमें से हटा दी मैंने, जो आपने पहले लिख ली होगी। आगे डाल लीजिए भू चुंबकत्व के अवयव, एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, भू चुंबकत्व के अवयव। मैं यहाँ लिख रहा हूँ हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग भू चुंबकत्व के अवयव, भू चुंबकत्व के अवयव। तो देखिए होता क्या है, किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को परिणाम और दिशा में पूरी तरह से, मतलब पूर्णतया व्यक्त करने के लिए, दिखाने के लिए जिन अवयवों की जरूरत पड़ती है, जिन अवयवों की आवश्यकता होती है, उन्हें बोलते हैं भू चुंबकत्व के अवयव, एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ये तीन होते हैं। पहला होता है डिस्पार्ट कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। दूसरा होता है नमन कोण या नति कोण, एंगल ऑफ डिप। और तीसरा होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। इन तीन बातों को अपन लिखते हैं। तो पहले लिखिए भू चुंबकत्व के अवयव के बारे में। तो लिखिए इसके बारे में, किसी स्थान पर भू चुंबकत्व के अवयव में लिखना शुरू कर दीजिए। किसी स्थान पर, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबक को, पृथ्वी के चुंबकत्व को, पृथ्वी के चुंबकत्व को पूर्णतया व्यक्त करने के लिए, पूर्णतया पृथ्वी के चुंबकत्व को परिणाम दिशा में, परिणाम पूर्णतया चुंबकत्व पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व को परिणाम व दिशा, परिणाम व दिशा में पूर्णतया, पूरी तरह से
पूर्णतया व्यक्त करने के लिए, परिणाम और दिशा में पूर्णतया व्यक्त करने के लिए जिन अवयवों की, एलिमेंट्स की, जिन राशियों की, जिन अवयवों की आवश्यकता होती है, जिन अवयवों की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? आवश्यकता होती है, उन्हें बहुचुंबकताओं के अवयव, उन्हें बहुचुंबकताओं के अवयव कहते हैं, कहते हैं। फिर लिख लो ये तीन होते हैं, लिख लो ये तीन होते हैं, लिखा देता हूं, ये तीन होते हैं। पहले अपन बात करते हैं दिक्पात कोण की, इसकी बात करते हैं दिक्पात कोण। पहला इसमें होता है दिक्पात कोण, इसको मैं इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, DECLINATION, और इसको अपन दिखा रहे हैं फाई से। किस दिखा रहे हैं? इसको फाई से डिनोट करते, इसको फाई से दिखाते हैं। अब ये क्या होता है? क्लियर यहाँ तक? इसका आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो एक बार आप उसका नोट से डायग्राम यहाँ बना दो। ये लिख लिया आपने, किस स्थान पर पृथ्वी के चुंबक को परिणाम और दिशा में पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए जिन राशियों की या जिन अवयवों की आवश्यकता होती है, उन्हें भूचुंबकता के अवयव कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे लिखे, लिख दो ऊपर, इसको डालो। ओके, क्लियर? चलिए अब ये क्या होता है देखते हैं। चलिए हेडिंग डालो दिक्पात कोण, इसको डालो दिक्पात कोण, हेडिंग डालो दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्लियर? अब आ जाइए यहाँ पे। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले दो बातें की थी। एक तो बात की थी भौगोलिक यामोत्तर की, एक बात की थी चुंबकीय यामोत्तर की। बस किसी स्थान पर परिभाषा बन जाएगी, इनके बीच में जो कोण बन रहा है उसे बोलते हैं दिक्पात कोण। अरे भौगोलिक यामोत्तर ये रहा, चुंबकीय यामोत्तर ये रहा, इनके बीच में जो कोण बनेगा उसे दिक्पात कोण बोलते हैं। तो बोलते हैं तो देखो बनाते हैं कि मान लेते हैं अपने पास ये है, मान लो ये अपने पास है भौगोलिक यामोत्तर, मान लो अपने पास ये है भौगोलिक यामोत्तर। क्लियर? और मान लेते हैं अपने पास ये है, मान लेते हैं, मानने में क्या लगा, मान लेते हैं अपने पास है चुंबकीय यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर। बीच दिखाई देगा, नहीं तो इसके लिए छुप गया ना, तो क्या दिखाओगे? डॉट 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 डॉट। तो देखिए ये जो कोण है इसे ही बोलते हैं फाई। इसे क्या बोलते हैं? फाई। ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका चुंबकीय यामोत्तर, यह आपका क्या है? चुंबकीय यामोत्तर। और यह आपका क्या है? भौगोलिक यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर। और बस इनके बीच का जो न्यून कोण बनता है 90 से कम बनता है, 90 से कम बनता है, न्यून कोण बनता है, उसे बोलते हैं दिक्पात कोण। तो डायग्राम बना के परिभाषा आसान, कुछ नहीं तो लिखिए किसी स्थान पर, किसी स्थान पर, यहाँ लिख रहा हूँ, कहाँ लिखूँ? ये लिखूँ, किसी स्थान पर, किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर, किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर। एक बार मार्कर में थोड़ी सी इंक डालनी पड़ेगी, तो डाल लेते हैं। लिखो आप किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर व चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को, बने न्यून कोण को उस स्थान का दिक्पात कोण कहते हैं, उस स्थान का दिक्पात कोण कहते हैं। और हर एक जगह का अलग अलग होता है। बस हो गई परिभाषा। तो देखिए किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर व चुंबकीय यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर क्या आप समझ गए होंगे? बता दें ये भौगोलिक यामोत्तर, ये चुंबकीय यामोत्तर। किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर व चुंबकीय यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को उस स्थान का दिक्पात कोण, उस स्थान का दिक्पात कोण दिखाते किसको? फाई से दिक्पात कोण कहते हैं। और आगे लिख लीजिए यह है प्रत्येक स्थान का, या यह है अलग अलग स्थानों का, यह है अलग अलग स्थानों का अलग अलग होता है। ठीक है?
यह अलग अलग स्थानों का अलग अलग होता है। यह अलग अलग स्थानों का अलग अलग होता है। इतनी बात क्लियर। आगे नंबर 2 पे आ जाइए। इसमें समझना बस यही है, किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच का जो न्यून कोण है उसे अपन बोलते हैं दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं। क्लियर। अब एक बार इसको पॉज करके नोट कर लीजिए थोड़ा सा। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक अपने को नहीं है। आगे चले। ओके, नंबर 2 पे आ जाइए। नमन कोण या नति कोण या एंगल ऑफ डी, इसको मैं उठा रहा हूं। नोट नहीं किया तो पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, चलिए नंबर 2, दूसरा जो अवयव है भू चुंबक का जो 3 है। कितना है? 3। कितने हैं? 3। तो नंबर 2 होता है नमन कोण, इसे ही बोलते हैं नति कोण, और इसे ही बोलते हैं इसमें एंगल ऑफ डिप एंगल। और इसको दिखाते किससे? थीटा से। अपनी बुक में थीटा से दिखा रखा है, राजस्थान बोर्ड में थीटा से दिखा रखा है, बाकी और किसी का और है आई वगैरह जो भी है, याद हो जो भी, लेकिन अपनी बुक में किससे दिखा रखा है? थीटा से दिखा रखा है। अब देखिए आ जाइए तो वापस वही बनाते हैं वापस कि मान लेते हैं अपने पास ये तो है वही भौगोलिक यामोत्तर। क्या बना लिया मैंने? ये वही भौगोलिक, मान लो ये अपने पास है भौगोलिक यामोत्तर। हालांकि जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। और ये आपका है चुंबकीय यामोत्तर। क्या है? चुंबकीय यामोत्तर। कौन? ये आपका चुंबकीय यामोत्तर। अब ये तो दिख रहा है ध्यान पीछे, इसको दिखाते हैं डॉट 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 डॉट। ठीक है। अब मान लो चुंबकीय सुई है, वो चुंबकीय यामोत्तर क्यों रखी है? चुंबकीय यामोत्तर में अपन ने मान लो चुंबकीय सुई रखी हुई है। चुंबकीय यामोत्तर में चुंबकीय सुई अपन ने रखी हुई है। तो ये इसका मान लेते हैं नॉर्थ और ये मान इसका साउथ। अब देखिए ये हो गया आपकी चुंबकीय सुई। तो चुंबकीय सुई कहाँ होती है? पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है। तो ये बनेगा आपका पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या बनेगा आपका? पृथ्वी का बी यहाँ से क्या है? पृथ्वी का परिणामी नेट मैग्नेटिक फील्ड। और ये देखिए ये है क्षैतिज। ये क्या है? क्षैतिज। अगर मुझे क्षैतिज है, अरे ये क्षैतिज नहीं है, चुंबकीय यामोत्तर का क्षैतिज। तो ये हो गया क्षैतिज। और ये क्या बनेगा? ऊर्ध्वाधर। ये क्या बनेगा? ऊर्ध्वाधर। और ये जो कोण होता है ये वाला, यानी चुंबकीय पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय यामोत्तर में स्थित क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे ही बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। इसको बोलते हैं थीटा। इसको क्या बोलते हैं? थीटा। और इस पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को अब हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक इसका क्षैतिज घटक जिसको दिखाते हैं BH से, और एक इसका ऊर्ध्वाधर घटक जिसको मैं दिखा देता हूँ किससे। थोड़ा डायग्राम गंदा बन जाएगा, ठीक है, जिसको मैं दिखा देता हूँ किससे दिखा दे डायग्राम थोड़ा सा। चलो इससे कोई बात नहीं, जैसा बन गया ठीक है, सही है, क्लियर। छोटा करता हूँ, छोटा कर देने से यहाँ कोने में करवा दें। तो इसको बनेंगे बी। क्या बनेंगे? बी। ये बन गया ऊर्ध्वाधर, ये बन गया क्षैतिज, और ये होता है थीटा। ये पता क्या होता है? थीटा होता है। और यहाँ अपने क्या है? ये चुंबकीय सुई। ये क्या आपकी? तो ये तो वही है चुंबकीय यामोत्तर। ये तो आपका क्या है? वही चुंबकीय यामोत्तर है। ये क्या वही आपका भौगोलिक यामोत्तर है। भौगोलिक यामोत्तर यहाँ से कोई काम नहीं आ रहा है। और ये आपकी क्या है? ये आपकी है मैग्नेटिक नीडल, चुंबकीय सुई, जो किसको बता रही है? पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है। तो क्लियर हो गया। तो देखिए चुंबक मतलब किसी स्थान पर, इसको लिखें किसी स्थान पर, इसको ले लें। तो देखिए इसके बारे में समझ आ गया होगा। चलो लिखो बात, किसी स्थान पर पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का किसी स्थान पर पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर का क्षतिज। अरे भाई चुंबकीय यामोत्तर क्षतिज ये होगा, इसका उदाहरण ये होगा, इसको क्षतिज मत समझना, ये भौगोलिक का है। चुंबकीय ये तो टन हुआ ना, तो चुंबकीय यामोत्तर का क्षतिज, चुंबकीय यामोत्तर का क्षतिज। तो किसी स्थान पर पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय यामोत्तर में, चुंबकीय यामोत्तर में स्थित क्षैतिज रेखा के साथ, चुंबकीय यामोत्तर में स्थित क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाता है, किसी स्थान पर पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय यामोत्तर में स्थित क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाता है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं बनाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे नमन कोण बोलते हैं, उसे नमन कोण या नति कोण, नमन कोण या ऑब्लिक करके नति कोण दिखाते किससे, थीटा से दिखाते। मतलब क्या हुआ, अपने पास एक चुंबकीय सुई है, वो चुंबकीय यामोत्तर में आई, चुंबकीय यामोत्तर में आई और आके झुक गई, मतलब नमन करना, नमाने क्या है, नमन कोण। ये सुई ऐसे आ रही थी, मान लो चुंबकीय, ये देखो मेरी हथेली ऐसे आई, चुंबकीय यामोत्तर में आके, अब सुई कैसी है, जो क्षैतिज में भी चल सकती है और ऊर्ध्वाधर में भी घूम सकती है। तो चुंबकीय यामोत्तर में आके झुक गई, ऐसे आई और ये झुक गई, ऐसे आई और ये झुक गई, यानी नमन करना। तो नाम क्या बोल दिया, नमन कोण। ठीक है, सुई कैसी है, जो क्षैतिज में भी घूम सकती है और ऊर्ध्वाधर में भी घूम सकती है। क्लियर, तो बन जाएगा आपका नमन कोण नति कोण कहलाता है। अब देखिए ये जो थीटा ना, देखो यहाँ पर चुंबकीय निरक्ष पर थीटा होता है 0, चुंबकीय निरक्ष पर थीटा होता है 0 और चुंबकीय ध्रुव पर थीटा होता है 90। क्योंकि देखिए यहाँ पर चुंबकीय सुई क्या है, क्षैतिज है, यहाँ पे क्या है, क्षैतिज यानी 0 डिग्री, और यहाँ पर चुंबकीय सुई क्या है, ऊर्ध्वाधर, क्या है, ऊर्ध्वाधर मतलब 90 डिग्री, और इसका है चुंबकीय यामोत्तर में, इसमें चुंबकीय यामोत्तर में है। तो आगे लिख लो, चुंबकीय निरक्ष पर, चुंबकीय निरक्ष पर सवाल 1 नंबर बोले पूछ रहा सीधा, तो चुंबकीय निरक्ष पर नति कोण, चुंबकीय निरक्ष पर नति कोण या नमन कोण की बात है, नति कोण 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। और आगे मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, चुंबकीय ध्रुवों पर, चुंबकीय ध्रुवों पर, यहाँ नहीं भौगोलिक ध्रुवों पर नहीं, चुंबकीय ध्रुवों पर, चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण या नति कोण, नमन कोण या नति कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। बोर्ड का सवाल है, 1 नंबर सीधा। ठीक है, चुंबकीय निरक्ष पर नमन कोण कितना होता है, 0 डिग्री, और चुंबकीय ध्रुवों पर कितना होता है, 90। सोने क्या बोल दिया, गलत नहीं बोलना, निरक्ष पर 0 डिग्री है और ध्रुवों पर कितना डिग्री है, 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर जो चुंबकीय सुई क्षैतिज रहती है और यहाँ पर ऊर्ध्वाधर रहती है। और इसका जो नोक है हमेशा चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के साथ रहता है। क्लियर, चलिए आगे है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। देखिए यही से आगे वाली परिभाषा बनेगी। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है वो निरस्त होता है क्षैतिज और ध्रुव पे क्या होता है, ऊर्ध्वाधर। यानी इन 2 जगहों के अलावा इसको अपन 2 घटकों में वियोजित कर सकते हैं। उनमें से एक आएगा क्षैतिज घटक, एक आएगा ऊर्ध्वाधर घटक। समझ में आ गया, बस ये डायग्राम से आगे अपन लिख देंगे। देखो यहीं से बात करें, अगर ये बी है, अगर ये क्या है बी, तो बी का इधर घटक क्या आएगा, बी एच क्या आएगा, बी कोस थीटा। अरे भाई थीटा के साथ क्या होगा, कोस थीटा। और इधर क्या आएगा, बी क्या आएगा, बी साइन थीटा, बी साइन। समझ गए ना भाई, ये बी है, कौन कर है, तो थीटा के साथ क्या आएगा, कोस, तो ये आएगा बी कोस थीटा, ये क्या आएगा बी साइन थीटा। तो आगे लिखिए पृथ्वी के